ठीक है, तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, और इसको हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, नेशनलिज्म। चैप्टर को समझने से पहले हमें नेशनलिज्म क्या है इसे समझना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग नेशनलिज्म को समझते हैं। तो ये जो डेफिनेशन आपको नेशनलिज्म का दिया गया है, ये किसी बुक का नहीं है, ये सीधा का सीधा डेफिनेशन कहां से आता है, ये डेफिनेशन आता है आपको गूगल से। गूगल सर्च में जो सबसे साधारण सबसे आसान मिला वो यहां पे मैंने आपको लिख दिया है। ठीक है, क्या है नेशनलिज्म, द डिजायर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम रेस कल्चर लैंग्वेज एटसेट्रा टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ये एक डिजायर है, ये इच्छा है, ठीक है, जिस किन लोगों के बीच में, ऐसे लोग जिनकी जाति संस्कृति भाषा आदि समान हो। ठीक है, तो क्या आ रहा है नेशनलिज्म, नेशनलिज्म एक ऐसा आंदोलन होगा, एक ऐसा मूवमेंट होगा जो कि एक कंट्री बनाने का, एक देश बनाने का प्रयास करेगा। और किस आधार पे देश बनेगा, वो या तो रेस के आधार पे बन सकता है, कल्चर लैंग्वेज इन सब के आधार पे, या इनमें से कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, या तो एक फैक्टर या एक से अधिक फैक्टर के कारण, एक से अधिक फैक्टर को लेके हम लोग किसी देश को बनाने के आंदोलन को नेशनलिज्म कहते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलो, तो इसमें सबसे पहला एक चीज आगे बढ़ने से पहले, नेशन वर्सेस स्टेट, राष्ट्र में और राज्य में क्या अंतर है इसको समझना आवश्यक है। एक बार हम लोग समझ लेंगे, फिर चैप्टर की ओर जा सकते हैं और फिर पढ़ना शुरू करेंगे। तो व्हाट इज नेशन एंड व्हाट इज स्टेट। तो पहले है, ए नेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल विथ कॉमन लैंग्वेज, हिस्ट्री, कल्चर एंड यूजुअली जियोग्राफिक टेरिटरी। ठीक है, तो नेशन क्या होता है, नेशन ऐसे लोगों का समूह है जिनकी अपनी एक कॉमन लैंग्वेज होगी, एक कॉमन भाषा होगी, इतिहास हो सकता है, संस्कृति हो सकती है। ठीक है, और जनरली वो किसी ना किसी जियोग्राफिकल टेरिटरी, किसी जियोग्राफिकल एरिया में ऐसे लोग होने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, जियोग्राफिकल एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए। ठीक है, तभी वहां पर नेशन बनने की संभावना होगी। ठीक, तो नेशन ऐसे लोगों को डिवाइड किया है, ऐसे लोगों को हम मत कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली क्या है, यहां पे कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है नेशन में। ठीक है, तो नेशन हो सकता है, मतलब राष्ट्र हो सकता है बिना राज्य के। एक एग्जांपल, इंडिया 1947 से पहले इंडिया में क्या था, क्या लोगों के पास कॉमन लैंग्वेज थे, रीजनल वाइज देखा जाए तो ठीक है, कुछ रीजन्स में कॉमन लैंग्वेज है, जैसे हिंदी कहीं पे तमिल, ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, लेकिन हमारी कॉमन हिस्ट्री थी, हमारा कॉमन कल्चर था, और हम लोग एक कॉमन ज्योग्राफिकल टेरिटरी में भी रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या नेशन थे, आंसर इज यस, हम लोग नेशन थे। पर क्या पूरा भारत राजनीतिक रूप से एक था, क्या पूरे भारत में एक गवर्नमेंट थी, नहीं था। तो क्या हम लोग स्टेट थे, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि स्टेट का डेफिनेशन है, स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ पीपल कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार का एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, इंक्लूडिंग लॉज, परमानेंट टेरिटोरियल बाउंड्रीज एंड सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, संप्रभुता, अर्थात जो देश में जितने भी पॉलिटिकल डिसीजंस होंगे उसका फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी देश का कौन है, देश खुद है। कोई बाहर का कोई और फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको फोर्स नहीं कर रहा है कोई डिसीजन लेने पे। जैसे 1947 से पहले इंग्लैंड का भारत पे राज था। ठीक है, तो भारत में जो भी फैसले लिए जाते थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लिए जाते थे। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट फैसला ले लेगा वो भारत में भी पार्लियामेंट जैसा था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसको वो बात मानना क्या था, कंपलसरी था। तो क्या उस समय हम कह सकते सोवरेनिटी थी, आंसर इज नो, क्योंकि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हमारा नहीं था। समझ में आ रहा है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, the main difference between state and nation is that state is a political and legal entity whereas nation is a socio-cultural entity। जो आपको स्टेट है वो क्या है, एक पॉलिटिकल एंड लीगल एंटिटी है, मतलब राजनीतिक रूप से एक है और वहां पे एक कानून व्यवस्था है पूरे एरिया में। वेयर एज नेशन में क्या होगा, सोशियो कल्चर, सोसाइटी के कारण, कल्चर के कारण वहां पर जो समानता होगी वो होगा नेशनहुड। समझ में आया? नेशनलिस्टिक मूवमेंट अलग अलग देशों में शुरू हुए, भारत में भी हुए। नेशनलिस्टिक मूवमेंट क्या होते हैं, नेशनलिस्टिक मूवमेंट समटाइम पॉलिटिकल मूवमेंट है, कई बार मिलिट्री मूवमेंट भी होता है, कुछ केसेस में मिलिट्री मूवमेंट भी होगा, हम देखेंगे कहां पर ये मिलिट्री मूवमेंट का फॉर्म लेता है। लेकिन एक ऐसा मूवमेंट है जिसके तहत
नेशन से स्टेट बनने का काम करते हैं। नेशन से स्टेट बनने के लिए जो आंदोलन चलाया गया वही क्या है, नेशनलिस्टिक मूवमेंट है। ठीक है, और इन नेशनलिस्टिक मूवमेंट का परिणाम क्या है, आज अधिकतर देश नेशन स्टेट है, वो नेशन भी हैं स्टेट भी हैं। एग्जांपल जर्मनी, क्या जर्मनी में लोगों के रहने, जो लोग रहते हैं, क्या उनकी एक कॉमन हिस्ट्री है, कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन कल्चर है? बिल्कुल है। जर्मनी में जर्मन भाषा बोली जाती है, उनका एक कॉमन हिस्ट्री भी है और जर्मन कल्चर भी है। तो क्या वो नेशन है? नेशन है। क्या वो स्टेट है? क्या जर्मनी का अपना एक पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट स्टेट है? आंसर इज यस, जर्मन राष्ट्र है, राज्य भी है, वहां पे गवर्नमेंट भी है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, नेशन भी है स्टेट भी है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेशन स्टेट। आजादी से पहले भारत क्या था, नेशन था। आजादी के बाद भारत नेशन भी है स्टेट भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, भारत के संविधान पढ़ेंगे, बार बार स्टेट शब्द का मेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो समझ में आया नेशनलिस्टिक मूवमेंट क्या है? नेशनलिस्टिक मूवमेंट है नेशन से स्टेट बनने के लिए जो मूवमेंट चलाए गए उन्हें कहा गया नेशन स्टेट। समझ में आया? कोई दिक्कत समस्या परेशानी? बहुत ही आसान है। और हम क्या देखने वाले हैं, जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है उसमें यही होगा। क्या होगा, जो अलग अलग लोग हैं वो नेशन से स्टेट बनने के लिए आंदोलन करेंगे। समझ में आ रहा है? उस समय के जो स्टेट थे, उस समय के स्टेट, जिस समय नेशनलिस्टिक आंदोलन चल रहा था, उस समय के स्टेट अलग अलग नेशंस में फैले हुए थे। जैसे ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर। ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर एक क्या था, स्टेट था। क्यों? क्योंकि वो एक पॉलिटिकल एंटिटी था, उसका एक राजा था, एक पॉलिटिकल सेटअप था, पूरा उसका एक लीगल सिस्टम था। समझ में आया? तो वो एक स्टेट तो था, लेकिन उसमें कई सारे नेशंस थे। कई सारे नेशंस कहने का क्या अर्थ हुआ, अलग अलग कल्चर के रहने वाले लोग थे। कुछ लोग थे जो जर्मन भाषा बोलते थे, कोई पोलिश बोल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? उसी तरीके से अलग अलग ईस्टर्न साइड में जाएंगे, पूरा लिस्ट देके रखा है कैसे अलग अलग एरिया में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। उनका रेस अलग था, उनका कल्चर अलग था। ठीक है, तो कई सारे नेशंस एक स्टेट के अंदर मौजूद थे। तो ये जो अलग अलग नेशंस के लोग थे वो स्टेटहुड के लिए क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो जो स्टेट का, करंट स्टेट का या कॉन्टेम्पररी स्टेट का, उस समय जो स्टेट था उसका जो राजा होगा, क्या उसको यह बात पसंद आएगी? अगर मान लो ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर से जर्मन लोग जर्मन राष्ट्र अलग करने का प्रयास करेंगे, तो उसका एरिया, राजा के अंदर में जो एरिया है वो तो घटेगा। तो क्या यह राजा को पसंद आएगा? नहीं आएगा। तो वो इसके खिलाफ लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? तो हम क्या देखेंगे, नेशन बनाने के लिए रिवॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्रांति होगा। और नेशन को बनने से रोकने के लिए काउंटर रिवॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, धीरे धीरे, एक बार में स्टेट का निर्माण नहीं होगा, बार बार रिवॉल्यूशन होंगे, बार बार काउंटर रिवॉल्यूशन होंगे, और धीरे धीरे जो अलग अलग नेशन है वो स्टेटहुड की ओर जाते हैं। समझ में आ रहा है? और यही पूरी कहानी आपको यहां पर इस चैप्टर में समझाया गया है कि किस तरीके से नेशन से स्टेट का निर्माण हुआ। क्लियर? कोई दिक्कत समस्या परेशानी? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब से चैप्टर को शुरू करते हैं। एक बार नेशन समझ में आ गया, स्टेट समझ में आ गया, नेशनलिस्टिक मूवमेंट समझ में आ गया। नेशनलिज्म क्या होगा, नेशनहुड की फीलिंग को नेशनलिज्म कह देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या हो गया, एक बार ये सब सारी चीजें समझ में आ गई, तो अब आगे चैप्टर क्या है ये हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर की शुरुआत होती है इस पेंटिंग से। जो पेंटिंग आप देख सकते हैं, आपके बुक में भी ये पेंटिंग दिया हुआ है। ठीक है, ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है, इस पेंटिंग में आप ऊपर में जीसस क्राइस्ट को देख सकते हैं और कई सारे एंजल्स हैं। ठीक है, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो स्टेच्यू है वो किस चीज का स्टेच्यू है, दिस इज ए स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, ये क्या है, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है। और इस स्टेच्यू के आगे से आप क्या देख सकते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग नेशन का झंडा लेके इसके आगे से गुजर रहे हैं। ठीक है, सबसे आगे कौन है, यहां पर हल्का सा ये दिख रहा है आपको, ये किसका है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का झंडा है। समझ में आया? तो सबसे आगे कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, और उसके पीछे अलग अलग राष्ट्र हैं जो कि इस लाइन में मार्च करते हुए बढ़ रहे हैं, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के आगे से बढ़ रहे हैं। ऐसा क्या रियल इंसिडेंट कुछ हुआ था? आंसर इज नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये एक पेंटर की, एक चित्रकार की कल्पना मात्र है। ठीक है, लेकिन इसको क्यों दिया गया है, ताकि आइडिया ऑफ नेशनहुड को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके, समझ में आए कि उस समय के लोग क्या सोच रहे थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था। ठीक है,
तो देखते हैं क्या था। द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, बेसिकली ये जो है इस पेंटिंग का नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इसे बनाया गया था एक फ्रेंच पेंटर के द्वारा 1848 में। ठीक है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको यूरोप के और अमेरिका के कई सारे लोग हैं, ठीक है, जो एक लंबा ट्रेन जैसा बनाए हुए दूर से आपको दिखेगा और दूर तक जाता हुआ एक ट्रेन जैसा है, और स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से वो मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है उनके हाथ में क्या है, उनके हाथ में है द टॉर्च ऑफ इनलाइटेनमेंट। ठीक है, उनके हाथ में क्या है, एक इनलाइटेनमेंट पीरियड को कहा जाता है बेसिकली, जो नया पुनर्जागरण होता है यूरोप में, रेनेसांस। ठीक है, उस वो इनलाइटेनमेंट का परिणाम था, या वो इनलाइटेनमेंट उनका परिणाम था, ऐसा ही था। ठीक है, और दूसरे हाथ में क्या है, द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ये द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, दो चीज से इंस्पायर्ड है। एक तो सबसे पहला किस चीज से, यूनाइटेड स्टेट्स के फंडामेंटल राइट्स का जो अमेंडमेंट किया गया था, और दूसरा आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा तो वहां पे भी 1791 में, जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन लाई गई थी, उसमें लोगों को क्या दिया गया था, उसमें था द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ठीक है, वहां से इंस्पायर्ड है। बेसिकली क्या होता है इसमें, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन में क्या होगा कि वहां पे कई सारे आपको राइट्स क्या क्या लोगों को दिए जा रहे हैं, अधिकार क्या क्या दिए जा रहे हैं, उनको लिस्ट किया गया होगा, उनको लिखा गया होगा। ठीक है, तो ये आपको चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इनके हाथ में है। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद क्या है, ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। यहां पर आपको नीचे में क्या दिख रहा है, यहां पे जैसे आपको क्राउन देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसी तरीके से कहीं पे स्पेक्टर यानी कि राजदंड देखने को मिलेगा। कई सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो कि क्या हुआ करते थे, राजा के पावर का प्रतीक हुआ करते थे। ठीक है, जो इस चीज को सिंबलाइज करते थे कि राजा कितना पावरफुल है या राजा का पावर है, वो सारे जो चीजें हैं वो टूटा हुआ है और जमीन पे गिरा हुआ है। इसका मतलब क्या है, लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, यानी कि राजा की शक्ति छीन हो गई है, अब राजा पावरफुल नहीं रहा। ठीक है, और ऊपर में आपको क्या दिख रहा होगा, ऊपर में आपको यहां पे क्राइस्ट दिख रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, जो क्राइस्ट आपको क्या दिख रहे हैं, क्राइस्ट है, एंजल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, इन सारे प्रोसेशन को, ये जो पूरा का पूरा काफिला चल रहा है उसको अपनी आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना ब्लेसिंग प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेशन है इसको किसके द्वारा लीड किया जा रहा है, यूएसए के द्वारा लीड किया जा रहा है, सबसे आगे है। ठीक है, क्योंकि यूएसए वाज वन ऑफ द फर्स्ट नेशन स्टेट टू बी फॉर्म, वन ऑफ द सबसे पहला था, सबसे पहले में से एक है, तो इसलिए यूएसए के आगे है, उसके पीछे स्विट्जरलैंड है। ठीक है, उसके बाद द फ्रांस इज फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी, यहां पे द फ्रांस इज फॉलोड बाय पीपल्स ऑफ जर्मनी बियरिंग ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। ठीक है, क्या कह रहा है, सब आपको फ्रांस, ये फ्रांस इधर दिख रहा है, ये जो जस्ट आगे से पास किया ये है फ्रांस, और उसके पीछे जर्मनी आपको दिख रहा है। ध्यान देने वाली बात क्या है, जिस समय ये पेंटिंग बनाई गई थी उसमें जर्मनी नामक कोई राष्ट्र एग्जिस्ट नहीं करता था। राष्ट्र एग्जिस्ट करता था, राज्य एग्जिस्ट नहीं करता था। नेशन तो था, स्टेट नहीं था। जर्मन स्टेट उस समय तक फॉर्मेशन उसका नहीं हुआ था। समझ में आया, लेकिन फिर भी राइटर क्या है, राइटर के दिमाग में उस समय, लोगों के दिमाग में था कि उन्हें जर्मन राष्ट्र का निर्माण करना है। जो लेखक हैं, जो लेखक नहीं है, जो चित्रकार हैं, वो इससे सिंपैथेटिक हैं, वो भी जर्मनी राष्ट्र को बनता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने जो अपनी काल्पनिक तस्वीर बनाई उसमें जर्मनी को एक राष्ट्र के रूप में बनाया गया है। समझ में आया, ये आपको दिख जाएगा। उसके पीछे जर्मन पीपल के पीछे ऑस्ट्रिया के लोग हैं। और फिर और एक और चीज बात देखने वाली बात है, क्या है यहाँ पे, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज लोम्बार्डी। ये क्या है बेसिकली, ये जो आपको हो गए, ये बाद में जुड़ के इटली राष्ट्र बनने वाला है। ठीक है, ये अभी अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक है, उस समय, अभी नहीं, उस समय क्या था, जो इटली देश था वो कई सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसमें से टू सिसिलीज लोम्बार्डी, ठीक है, ये सब हुआ करते थे। और भी है, देख लेंगे कौन कौन से पार्ट्स थे। ठीक है, तो कई सारे पार्ट्स में वो डिवाइडेड था, और लेखक ने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि इटली भी एक नेशन से स्टेट में बदल जाएगा। इसलिए उसने क्या किया है कि इटली को स्टेट के रूप में नहीं दिखाया है, इटली के पार्ट्स को स्टेट के रूप में दिखाया है। समझे, और इससे एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है कि इस पेंटिंग में कौन सा राष्ट्र मौजूद नहीं था। ठीक है, इटली आएगा, टिक मारना है। इटली को इमेजिन नहीं किया था, इटली के पार्ट्स को इमेजिन किया गया था। ठीक है, क्लियर है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऊपर से मैंने आपको बता दिया, क्राइस्ट हैं, सेंट्स हैं, एंजल्स वो ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, बेसिकली क्या दिखाया गया है, एक और चीज को दिखाया जा रहा है इस सब के द्वारा। ये जो यहां पे पूरा का पूरा ये जो पेंटिंग बनाया गया है, ये लोगों में फ्रेटर्निटी को भी शो करता है। अगर आपको याद होगा, ये फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 3 आइडियल्स थे, क्या क्या, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी को तो इसके माध्यम से दिखाया गया, इक्वालिटी के लिए तो पूरी की पूरी लड़ाई चल रही है, फ्रेटर्निटी को इस पूरे के पूरे एक ग्रुप बना के दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो काफिला बना है, ये फ्रेटर्निटी को शो करता है। और इसमें क्या शो किया गया है, जो भगवान है वो इसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मतलब क्राइस्ट जो है वो इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये यहां पे पेंटिंग है। आगे 19th सेंचुरी में बेसिकली बात वही हो जाती है कि 19वीं शताब्दी में क्या होता है, नेशनलिज्म, मतलब पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म के आइडियाज फ्रांस के साथ शुरुआत होता है, यूरोप में इसकी शुरुआत फ्रांस से होती है, और उसके बाद फ्रांस से ये आग की तरफ फैला, और उसने हमेशा के लिए यूरोप का जो मैप था, ठीक है, यूरोप का जो स्ट्रक्चर था, उसको हमेशा के लिए बदल दिया। इस नेशनलिस्टिक मूवमेंट का, नेशनलिज्म का ऐसा प्रभाव पड़ा कि जो फ्रांस में क्या होता है कि जो कई सारे छोटे छोटे, फ्रांस नहीं, जो यूरोप कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, वो वहां पे वो छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर एक बड़े राज्य का निर्माण करने वाले, जो नेशन था वो स्टेट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, a nation state was one in which the majority of citizen and not only its ruler came to develop a sense of common identity and shared history और descent। क्या कह रहा है यहां पे, नेशन स्टेट क्या हो रहा है, नेशन स्टेट बेसिकली एक एक ऐसा स्टेट होगा, एक ऐसा राज्य होगा जिसमें मेजोरिटी ऑफ सिटीजन, केवल सिटीजन नहीं, जो यहां पे रूलर्स होंगे, ठीक है, उनके भी अंदर क्या होगा, सेंस ऑफ ब्रदरहुड होना चाहिए। ठीक है, उसमें सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी होना चाहिए। जैसे इंडिया का एग्जांपल उठाओ, इंडिया में चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, सबके अंदर कॉमन क्या है, आइडेंटिटी, वी आर इंडियंस, एक कॉमन आइडेंटिटी दिख रहा है। ठीक है, उसी तरीके से नेशन में उस समय क्या क्या माना जाता था, नेशन स्टेट के में केवल सिटीजन्स नहीं, रूलर्स के पास भी एक कॉमन आइडेंटिटी होना चाहिए। ठीक है, और साथ में क्या होगा, शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट, इतिहास उनका शेयर होना चाहिए, यानी सिमिलर होना चाहिए, या फिर डिसेंट, नस्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। This commonness did not exist from the time immemorial. It was forced through struggles, through action of the leaders and common people. Basically क्या कह रहा है, कोई भी देश की, कहीं की कोई भी कहानी शुरुआत होती है ह्यूमन हिस्ट्री का, बेसिकली हम लोग शुरुआत में अपने आप को ट्राइब के रूप में ही आइडेंटिफाई किया करते थे, कौन किस ट्राइब से था। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रगल से क्या होता है, एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप होती है। वैसे ही यूरोप में भी था, ये जो आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी है, वो यूं ही नहीं बन गया। ठीक है, एक स्ट्रगल के तहत, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रेंच नेशनलिज्म का कारण क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण फ्रांस के लोगों में नेशनलिज्म का भाव उभर के आता है। ठीक है, नेशनलिज्म का कारण बना फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो सोर्स बनता है जिससे कि पूरा का पूरा नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड हुआ। समझ में आया? तो जिस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्ट्रगल ने लोगों के अंदर में कॉमन आइडेंटिटी को डेवलप किया, वैसे ही हम देखेंगे यूरोप के अलग अलग देशों में अलग अलग जो आंदोलन चलाए गए, वो लोगों के अंदर में कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करने में की रोल को प्ले करते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, दिस चैप्टर बेसिकली ये क्या है, दिस चैप्टर में हम इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्या अलग अलग आंदोलन थे, क्या क्या ऐसे घटनाएं हुई जिससे नेशन स्टेट का इमरजेंस होता है। ठीक है, तो यहां पे खत्म। और हम बार बार किस बात की चर्चा कर रहे हैं, हम बार बार इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि शुरुआत कहां से होती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से होती है। ठीक है, तो चैप्टर भी जो शुरू होगा वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से होगा। लेकिन एक बार फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जाने से पहले हम देख लेते हैं कि 1750 में, याद होगा आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ, 1789 में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 1789 से पहले 1750 में फ्रांस का क्या मैप था, और यूरोप इन 1914, वर्ल्ड वॉर वन से ठीक पहले यूरोप का क्या मैप था। ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा कैसे नेशन से नेशन स्टेट कैसे बना, नेशनलिज्म कैसे फैला, यह मैप हमको बहुत ही आसानी से बता सकता है। ठीक है, इस मैप में आपको क्या दिख रहा है, यहां पे आप सबसे पहला बात क्या गौर करेंगे, ये एरिया, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना, यहां पे आप क्या देख रहे हैं, कई सारे छोटे छोटे राज्य हैं।
समझ में आया? इसमें तो उतने छोटे राज्य को कवर भी नहीं किया गया जितना एक्चुअली उस समय एग्जिस्ट किया करते थे। इसमें बस मेजर मेजर जो राज्य थे, मेजर स्टेट्स को दिखाया जा रहा है। और इन सब जगह पे आपको क्या दिख रहा है? यहां पे जर्मन एम्पायर दिखा। तो हम देखेंगे किस तरीके से ये यूनिटी आती है। ये नेशन, यहां पे पहले मैंने बता दिया ये सब नेशन एग्जिस्ट करते थे। यहां पे एक ही भाषा बोली जाती थी, जर्मन भाषा। लोग खुद को जर्मन भाषी के रूप में आइडेंटिफाई करते थे। तो वो नेशन तो थे, वो किस तरीके से स्टेट बने वो कहानी है। समझ में आया? यही हम देखने, ये एक है। दूसरा यहां पर ये देखिए, इटली दिख रहा है आपको, ये कई सारे राज्य में बटा हुआ है। यहां पर आइए, इटली दिखा, दिखा ना। फ्रांस के आसपास भी देखिए आपको कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। वो भी क्या हो रहा है? कंसोलिडेट हो रहा है। दिख रहा है ना? तो यही हम पढ़ने वाले। बहुत कम याद होगा, स्विट्जरलैंड के बारे में देखा था। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड को हमने देखा था। क्या देखा था? स्विट्जरलैंड पेंटिंग में एक राष्ट्र के रूप में दिखाया गया था। आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड का मोर और लेस हालत सेम है, वो पहले से ही नेशन स्टेट में था। ठीक है, इसलिए स्विट्जरलैंड स्ट्रगल के बारे में आप नहीं पढ़ने वाले। और ग्रेट ब्रिटेन का अलग ही कहानी है, वो तो देख ही लेंगे। ठीक है, और यहां पर एक बात और आपको पहले ही बता देते हैं। ठीक, ये आएगा आगे। क्या हम देख रहे हैं कि जो जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, वो केवल ये पूरा का पूरा ग्रेट ब्रिटेन कह दिए, लेकिन इसमें आप देखेंगे कई सारे पार्ट्स हैं। क्या है? इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड दिख रहा है आपको। इसको ध्यान रखिएगा। जिसे आज हम इंग्लैंड के रूप में जानते हैं, वो इंग्लैंड हमेशा से, सॉरी, जिसे आज का हम ब्रिटेन के रूप में जानते हैं, वो ब्रिटेन हमेशा से एक नहीं हुआ करता था। ठीक है, ये जो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस रहा है जिसके तहत ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ। एक समय ऐसा था जिसमें इंग्लैंड में और स्कॉटलैंड में एकदम खूनी दुश्मनी थी। ठीक है, आपने एक रॉबर्ट द ब्रूस की कहानी सुन रखी होगी। एक कहानी सुनी हो ना, एक राजा था जो कई युद्धों में पराजित होता है। तो फिर एक बार वो एक गुफे में जाके छुप गया। वो क्या देखता है? ये एक चींटी है। वो चींटी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है दीवार पे। वो थोड़े से चढ़ के गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर वो प्रयास करती है, फिर गिर जाती है। वो तब तक प्रयास करते रहती है जब तक सफल ना हो जाए। राजा वो देखता है, वो राजा उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गया है ना। और फिर वो जो बार बार हारा था, उसकी चिंता छोड़ के वो फिर से लड़ाई शुरू करता है। और वो तब तक लड़ाई करता रहा जब तक उसकी विजय नहीं हो गई। तो ये जो कहानी थी, ये थी रॉबर्ट द ब्रूस की। रॉबर्ट द ब्रूस कौन थे? स्कॉटलैंड के राजा थे। और वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे? इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहे थे। उसमें इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है, एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड, इनके खिलाफ रॉबर्ट द ब्रूस ने ये लड़ाई किया। ठीक है, हो सकता है नाम एक बार देख लेना हो, अलग हो। जहां तक मुझे याद है, एडवर्ड द फर्स्ट एंड एडवर्ड द सेकंड ही थे। समझ में आया ना? तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड फिर एक कैसे हो गए, ये हम देखेंगे। और आयरिश और इंग्लैंड के, आयरलैंड और इंग्लैंड के लोगों के बारे, लोगों में तो आज भी दुश्मनी जैसा है। ठीक है, आज भी आयरलैंड, जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, उसकी कैपिटल डबलिन में जाएंगे, आपको पूरे शहर में एक बड़ा सा वॉल दिखेगा। इसके एक साथ आयरलैंड के सपोर्टर हैं, दूसरे साइड इंग्लैंड के सपोर्टर्स हैं, और उनके आपस में बीच में झंझट आज भी चलता है। ठीक है, तो वो कैसे ग्रेट ब्रिटेन के पार्ट बने। तो यहां पे भी क्या हम देख रहे हैं, जो अलग अलग नेशन थे वो एक स्टेट कैसे बने, वो देखने वाले। ठीक है, इंग्लैंड का कल्चर अलग होगा, स्कॉटलैंड का कल्चर अलग होगा, आयरलैंड का कल्चर अलग होगा। ठीक है, अगर अलग कल्चर है तो अलग नेशन हुए, है कि नहीं? और ये अलग नेशन से एक स्टेट कैसे बन गए, ये भी हम पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये चैप्टर किसके बारे में ब्रीफ आइडिया मिल गया आपको? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको क्या है, ये सब बुक में नहीं है, लेकिन अगर एक बार आप ये मैप को देख लेंगे तो फिर समझने में आसानी होती है कि कर क्या रहा है, हो क्या रहा है चैप्टर में। ठीक है, लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। जो यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत होती है, नेशनलिज्म का जो आइडिया स्प्रेड होता है, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण होता है। ये जो मैंने आपको इमेज लगाया है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इमेज है। आपने एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट के बारे में सुन रखा होगा, स्ट्रोमिंग ऑफ बेस्टिल। ठीक है, उसी को इस पेंटिंग में शो किया गया है। बेस्टिल को स्ट्रोम किया जा रहा है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहां पे भी आपको ये दिखाया जा रहा है। आपको एक तरफ क्या है, बेस्टिल को किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो जर्मन बेस्टिल के कंपैरिजन में जो हुआ करता था उनका फोर्ट, उनको स्ट्रोम करने का किया। वो ये भी काल्पनिक है, एक्चुअली कुछ नहीं हुआ था। लेखक जो चित्रकार है उनकी कल्पना थी। हुआ क्या, देखते हैं। तो सबसे पहला, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789, जो 1789, जो
फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, वहां से शुरुआत होती है नेशनलिज्म की फ्रांस की। देखो पहले होता क्यों फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस के जो किंग हुआ करते थे वो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर हुआ करते थे देश में, और अगर देश पे कोई संकट आए तो राजा के अराउंड सभी लोग क्या होते थे, संगठित होते थे। राजा के अराउंड पूरा नेशन रैली करता था और उनको आने वाले स्पेशली एक्सटर्नल वॉर में उनको विजय बनाने के लिए सभी लोग एकत्रित हुआ करते थे। लेकिन 1791 में क्या हुआ, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की घोषित कर दी गई और बाद में जैकोबियंस ने तो राजा को ही खत्म कर दिया। तो अगर राजा खत्म हो गया है तो फिर कैसे देश को रैली किया जाएगा, देश को एकत्रित कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो वहां से आइडिया आता है द आइडिया ऑफ फादरलैंड। ठीक है, पितृभूमि का आइडिया। जैसे हमारे देश में मातृभूमि का आइडिया है वैसे वहां पे पितृभूमि का आइडिया है। ठीक है, और वो लोगों को हेल्प किया कि राजा के लिए नहीं लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो देश के लिए लड़ रहे हैं ये है आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, और इसकी शुरुआत फ्रेंच से हुई। क्यों, क्योंकि फ्रांस की लड़ाई हो गई और दूसरे यूरोपियन नेशन से, और जो दूसरे यूरोपियन नेशंस थे वो क्या थे, वो बेसिकली एम्पायर्स थे। ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर था, द प्रूशियन एम्पायर था, नॉट पर्सियन, प्रूशियन। ठीक है, प्रूशियन एम्पायर था, इन सब के साथ फ्रांस की लड़ाई हो गई, होली रोमन एम्पायर। ठीक है, तो उनके जब फ्रांस की लड़ाई हो रही है तो एम्पायर वर्सेस फ्रेंच पीपल हो रहा है, तो यहां पर नेशनलिज्म का राइज होने का अपने आप एक अच्छा कंडीशन था। ठीक है, इस कारण क्या होता है, फ्रांस में नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। देश के अराउंड लोगों को रैली करना शुरू किया, लोगों को एकत्रित करना शुरू किया ताकि जो एक्सटर्नल थ्रेट है उसका सामना कर पाए। समझ में आया, और यहां से शुरुआत हो जाती है। तो क्या हुआ, वही कह रहा था, फ्रांस 1789 से एक पूरा का पूरा टेरिटोरियल स्टेट था। यानी कि क्या है, फ्रांस की जो टेरिटरी है वो 1789 के बाद मोर और लेस सेम हुई है, थोड़ा बहुत बदला। हाँ, रिवॉल्यूशनरी वॉर के दौरान, नेपोलियनिक वॉर के दौरान फ्रांस ने बहुत बड़े एरिया पे कब्जा कर लिया था, लेकिन अगर उन छोटे से पीरियड को छोड़ दें तो मोर और लेस हम क्या देखते हैं कि फ्रांस का जो टेरिटोरियल स्टेट है वो ऑलमोस्ट, जो टेरिटोरियल एरिया है वो रिलेटिवली फिक्स रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि वो एरिया फिक्स था, वहां पे एक राजा रूल किया करता था। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, लोगों ने राजा को हटा दिया। उसके बाद क्या हो जाता है, रिपब्लिक आया। जो रिपब्लिक आया उसका प्रोक्लेमेशन क्या था, उसने क्या अनाउंस किया, द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल वुड हेंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। क्या कह रहा है, इससे पहले तक राजा नेशन को बनाते थे, अब राजा नहीं, जनता, प्रजा बनाएगी नेशन को। ठीक है, जो मैंने कहा देश के अराउंड लोगों को एकत्रित करने की बात, वो यहां पे रिवॉल्यूशन के द्वारा की गई। और इसके बाद से जो लोग थे वो फ्रांस के डेस्टिनी को शेप करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले भी हैं और निभाया भी। ठीक है, तो नेशनलिज्म का देखिए, हमने सोच तो लिया नेशनलिज्म का आइडिया, लेकिन लोगों तक कैसे पहुंचाएं, लोग इस आइडिया को समझेंगे कैसे, इस लोगों को समझाने के लिए लोगों तक नेशनलिज्म के आइडिया, कौन से लोग, फ्रांस के लोग। अभी पहले फ्रांस में ही फैला लेते हैं। अगर नेशनलिज्म जब तक फ्रांस में नहीं फैलेगा तब तक कैसे काम चलेगा, पहले फ्रांस के लोग तो एकत्रित हो बाहर से लड़ने के लिए, तब तो बाहर जा सकता है आइडिया। तो फ्रांस के अंदर ये आइडिया क्या क्या फैला, इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए। वो क्या क्या स्टेप्स थे, कई बार आपको सीबीएसई में भी क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने के लिए, एक संगठित एक पहचान बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला क्या आ रहा है आपको, द आइडिया ऑफ ला पैट्रिया, जो मैंने बताया फादरलैंड का, एंड ले सिटिजन मतलब द सिटीजन का। देखिए, सिटीजन में मतलब नागरिक में और प्रजा में अंतर होता है, सिटीजन में और सब्जेक्ट में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, जेनरली सिटीजन्स के पास राइट्स भी होते हैं एंड ड्यूटीज भी होता है, पर सब्जेक्ट्स के पास, जनरली सब्जेक्ट्स के पास कोई राइट्स नहीं होता है, मोस्टली ड्यूटीज होता है। समझ में आया, जो प्रजा होता है उसके अधिकार तो नहीं है लेकिन कर्तव्य है, पर जो नागरिक है देश का उसके पास अधिकार भी होगा, कर्तव्य भी होगा। जैसे इंडिया, हम लोग इंडिया के सिटीजन्स हैं तो हमारे पास क्या है, अधिकार है, कई सारे, आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रखे हैं, ठीक है, क्लास 9th में, तो फंडामेंटल राइट्स लोगों को दिए गए तो लोगों को क्या मिला, अधिकार। ठीक है, और साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज भी है भारत में। हर देश में ड्यूटीज हो आवश्यक नहीं है, भारत में ड्यूटीज है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हो गए।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ड्यूटीज भी होते हैं और राइट्स भी होते हैं, वेयर एज प्रजा के पास जेनरली ऐसे कोई अधिकार मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ वहां पे सिटी ऑन सिटीजन्स का आइडिया आया, फादरलैंड का आइडिया। आपको चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन के बारे में हमने देखा था, तो वो जो चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन था वो क्या दे रहा था, सिटीजन्स को अधिकार देता था। ठीक है, इस तो ये आइडिया आके आता है जिसमें विद द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक ऐसा नोशन उभर के आया कि हम लोग क्या है, एक यूनाइटेड, एक ही कम्युनिटी है, एक ही परिवार जैसा है, जिसको समान अधिकार मिला है। किसके द्वारा दिया गया अधिकार? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, दूसरा क्या है, जो पुराना फ्रांस का रॉयल स्टैंडर्ड होता था, रॉयल स्टैंडर्ड मतलब राजध्वज, राजा का ध्वज, उसे हटा दिया गया और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो ट्राई कलर एडॉप्ट किया गया था, कौन सा? ब्लू रेड एंड व्हाइट, ये था उनका, ब्लू व्हाइट एंड रेड था। तो ब्लू व्हाइट एंड रेड जो ध्वज था उसको फ्रांस का नेशनल फ्लैग बना दिया गया। ठीक है, जैसे आजादी से पहले भारत में क्या अंग्रेजों का झंडा चलता था, आजादी के बाद हमने उसको खत्म किया, अपना झंडा बनाया। ठीक है, इंडिया में भी नेशनलिज्म को बढ़ावा, इवन आजादी के दौरान भी हम पढ़ने चैप्टर में देखेंगे जो नेशनलिज्म इन इंडिया है, उसमें देखेंगे आजादी के दौरान भी बार बार इसका प्रयास किया गया कि पूरे देश के लिए एक झंडा बनाया जाए। ठीक है, तो ये सब जो आइडियाज हैं यहीं से आ रहे हैं, फ्रांस से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो फ्रांस में क्या किया गया, एक झंडा बनाने का काम किया गया। और क्या क्या स्टेप्स उठाए गए? ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, जो स्टेट जनरल था, हमने देखा था स्टेट जनरल क्या होता था, तीनों स्टेट की मीटिंग होती थी। ठीक है, 3 स्टेट थे, आपको याद होगा कौन कौन से थे? 3 स्टेट से, जिनमें सबसे पहले आता था क्लर्गी, फर्स्ट स्टेट, नोबेलिटी जो सेकंड स्टेट होते थे, और तीसरा थर्ड स्टेट हुआ करता, जो कॉमनर्स हुआ करते थे। ठीक है, और इनकी जो एक सभा बुलाई जाती थी उन्हें स्टेट जनरल कहा जाता था, जहां पर क्या होता था, हर स्टेट एक वोट देता था, तो टोटल 3 वोट पड़ते थे। ठीक है, तो ये जो स्टेट जनरल था उसको खत्म कर दिया गया, उसके जगह पे नेशनल असेंबली आया। नेशनल असेंबली क्या था, वहां पे चुनाव के द्वारा लोगों को चूज किया जाता था, एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा चूज किया जाता था, और नेशनल असेंबली में 1 पर्सन 1 वोट के प्रिंसिपल को, जो जीन जैक्स रूसो के द्वारा दिया गया था, उसको फॉलो किया जाता था। ठीक है, दूसरा क्या किया गया, जैसे हम अपने देश के लिए राष्ट्रगान लिखते हैं, उसी तरीके से फ्रांस में भी क्या किया गया, उन्होंने अपने देश के लिए राष्ट्रगान लिखा। समझ में आ रहा है, अलग अलग राष्ट्रगान लिखे गए, जो शहीद थे उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस टाइप के जो काम होते हैं, कि जैसे भारत में भी है, कई सारे शहीदों के आप देखेंगे मूर्तियां चौराहों पर बनाया जाता है, वैसे ही ये सब काम फ्रांस में भी किए गए। इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर में कॉमन आइडेंटिटी डेवलप हो सके। और क्या किया जा रहा है, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पहले फ्यूडलिज्म था, सामंतवाद था, उसको समाप्त कर दिए, उसके जगह पे सेंट्रलाइज एक केंद्रित एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ले आया गया। ठीक है, हर देश के लिए, देश में जितने भी नागरिक थे उनके ऊपर समान यूनिफॉर्म लॉ सबके लिए बनाया गया। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का आइडिया है उसको बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया, अर्थात एक कानून सभी लोगों पे इक्वली अप्लाई होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या किया जा रहा है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वाज एडॉप्टेड। जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, देश के अंदर व्यापार करने के लिए जो कस्टम ड्यूटी लगाए जाते थे उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और यूनिफॉर्म सिस्टम वेट एंड मेजरमेंट का, वेट के मेजरमेंट कहने का क्या मतलब है, जैसे आप खरीदने जाते हैं, कुछ भी खरीदोगे, आलू प्याज 1 किलो, तो 1 किलो है, सब जगह समान ही होता है, बिहार में भी 1 किलो जो होगा वो दिल्ली में सेम होगा, हरियाणा में सेम होगा। क्या है, 1 किलो एक यूनिफॉर्म क्वांटिटी है कि नहीं? तो ऐसा ही यूनिफॉर्म सिस्टम को एडॉप्ट किया गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं चलता। जैसे लैंड में जाओगे तो आपको एक कॉमन सा भारत में गांव के क्षेत्र में आपको यूनिट देखने को मिलेगा, बीघा। अब ये जो बीघा है ये कोई फिक्स यूनिट नहीं है, हर जगह का बीघा वेरी करता है। किसी में बीघा में ज्यादा एरिया आएगा, कहीं पे बीघा छोटा होता है, वहां पे एरिया कम आएगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन एकड़ जो मीटर स्क्वायर है वो यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है। ठीक है, तो ऐसे ही वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम को पूरे के पूरे फ्रांस में अडॉप्ट किया गया, ताकि हर जगह यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो। अब देखो, इक्वालिटी की बात है ना, अगर सब स्पेयर में हम समानता लाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, इक्वालिटी के आइडिया को स्टैब्लिश कर पाएंगे, तभी फ्रेटर्निटी डेवलप होगी। यू कैन नॉट हैव फ्रेटर्निटी विदाउट इक्वालिटी। बराबरी, जब तक देश में बराबरी नहीं होगी, समता नहीं होगा, तब तक भाईचारा भी नहीं हो सकता है।
है कि नहीं? जब तक ऊंच नीच का भाव होगा तब तक भाईचारे कैसे कैसे हो सकता है? तो इक्वालिटी हर तरीके से स्टैब्लिश करने का प्रयास किया गया। और लास्ट में क्या कहा जा रहा है कि जैसे आप हिंदी बोलते हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो आप देखेंगे एक बिहारी जैसे हिंदी को बोलेगा, एक हरियाणवी जैसे हिंदी को बोलेगा, एक गुजराती जैसे हिंदी को बोलेगा। सब में एक अलग अलग एक्सेंट होता है, बोलने का तरीका होता है, रीजनल डायलेक्ट होते हैं। जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोला जाता है, बिहार में भोजपुरी बोला जाता है कि नहीं? अब बुंदेलखंड में जाओगे तो बुंदेली भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ये जो डायलेक्ट बोले जाते हैं, वैसे ही फ्रांस में था। फ्रांस में एक फ्रेंच भाषा तो थी, लेकिन उसके अलग अलग डायलेक्ट थे जो अलग अलग एरियाज में बोले जाते थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया। ठीक है, रीजनल डायलेक्ट जो डायलेक्ट्स थे उन्हें क्या किया गया? डिस्करेज किया गया। और उनकी जगह पे जो पेरिस में फ्रेंच बोला जाता था उसको यूनिफॉर्मली पूरे फ्रांस में क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया, नेशनलाइज किया गया। समझ में आ रहा है? एक बात बताओ, अगर यूनिफॉर्म लैंग्वेज हम पढ़ाना चाहते हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया मीडियम क्या होगा? कैसे सिखा सकते हैं? एजुकेशन के माध्यम से, है ना? एजुकेशन के माध्यम से सिखाया जा सकता है। तो एजुकेशन के माध्यम से उन्होंने सिखाने का प्रयास किया। प्रयास क्या किया? कर भी दिया। आप भी जाएंगे, मोर और लेस यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया गया था कि फ्रेंच भाषा में जो भी रीजनल डायलेक्ट है उनको डिस्करेज किया जाएगा और पेरिस में बोले जाने वाले फ्रेंच को इनकरेज किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स थे। क्या क्या स्टेप्स थे एक बार जल्दी से देखते हैं। पहला क्या है? फादरलैंड का आइडिया है और सिटीजन्स का आइडिया है। दूसरा क्या था? दूसरा जो फ्रेंच फ्लैग था उसको बदल दिया गया। ठीक है, तीसरा क्या आ रहा है? स्टेट जनरल को हटाए नेशनल असेंबली को इलेक्ट कर लिया गया। चौथा, नए नए हिम्स को, हिम्स मतलब क्या हो गया? छंद, गाने। ठीक है, इनको कंपोज किया गया। ओथ्स लिए गए, यानी कि शपथ लेना, प्लेज लेते हो असेंबली में, आप लोग लेते होंगे, लेते हो ना प्लेज? ठीक है, उसी तरीके से था। मार्टर्स जो थे, मार्टर्स यानी शहीदों को सम्मानित किया गया। ठीक है, और अगला क्या किया जा रहा है? फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश कर दिया गया, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को हटा दिए गए, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर लाया गया, और जो ओरिजिनल डायलेक्ट थे उनको डिस्करेज किया जाता था। उनके जगह पे फ्रेंच भाषा जो पेरिस में बोली जाती है उसे इनकरेज किया गया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आसान है? ठीक है, तो ये जो है ये आपको फर्स्ट पार्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। लेकिन यहां पे काम खत्म नहीं होता है। जो फ्रांस के लोग थे उनको लगा कि अब ये उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि यूरोप के बाकी देश जो हैं वहां पर क्या होगा? वहां पे भी जो डेस्पोटिक रूलर्स हैं, यानी कि जो आताताई राजा हैं, उनको खत्म किया जाए और उनके जगह पे जो नेशनलिज्म का आइडिया है, लोगों को जो पावर देने का आइडिया है, उसे स्प्रेड किया जाए। ठीक है, तो फ्रेंच आर्मीज जो, और इस आइडिया से केवल फ्रांस के लोग प्रभावित नहीं थे, यूरोप देश जो थे, यूरोप देश में जो अलग अलग कंट्रीज थे वहां के लोग भी इस बात से सहमत थे। इसलिए अलग अलग देशों के स्टूडेंट्स ने, अदर मेंबर्स जो होते हैं एजुकेटेड क्लास के, उन्होंने क्या किया? इसको सपोर्ट किया। तो फ्रेंच आर्मी जब आती है, कहां पर? फ्रेंच आर्मी जब अलग अलग देशों में आक्रमण किया तो अपने साथ अपने आइडियाज को लेके गए, और साथ में जो लोकल लोग थे उन्होंने भी शुरुआत में क्या किया? फ्रेंच आर्मीज को मदद किया। क्योंकि उन्हें लगा कि फ्रेंच आर्मी उन्हें, जो लोकल राजा है, जो उन पे अत्याचार करता है, जो डेस्पोटिक है, उनसे मुक्ति दिलाने में मदद करेगा। और जिस तरीके का रिपब्लिक, जिस तरीके का डेमोक्रेटिक सिस्टम फ्रांस में है, वैसे ही डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे देश में भी आएगा। इसीलिए लोगों ने फ्रेंच आर्मी को मदद किया। और ये जो फोटो देख रहे हैं, ये फोटो पे कौन है? घोड़े पर जो बैठे हैं वो है द ग्रेट नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, और वो फ्रेंच आर्मी के साथ जो मूव कर रहे थे, जो युद्ध चल रहा था, उसी का फोटो यहाँ पे बनाया गया है। नीचे में देख रहे हैं कई सारे लोग, युद्ध है, मरेंगे। ये भी नेपोलियन बोनापार्ट का फोटो है। ये जो बोनापार्ट साहब हैं, ये किस पे बैठे हुए हैं? ये घोड़े पर बैठे हुए हैं। और ये फेमस फोटो है किस चीज का? जब नेपोलियन एल्प्स को क्रॉस कर रहे थे। एल्प्स एक माउंटेन रेंज है। ठीक है, एल्प्स को क्रॉस करके इटली में जब आक्रमण करना था, तब इस तरीके से वो फोटो उस समय लिया नहीं गया था। ये बात की पेंटिंग बनाई गई है। सच बात तो ये है कि उस समय नेपोलियन साहब घोड़े पर नहीं, गधे की गाड़ी पर बैठ के एल्प्स को पार किया था। लेकिन जब फोटो बनाने की बारी आई तो स्टाइलिश पोज में बनवाया उन्होंने फोटो। ठीक है, यही होते। खैर, नेपोलियन, तो जब फ्रेंच आर्मी यूरोप के अलग अलग देशों पे आक्रमण करती है, वहां पे कब्जा करती है, तो नेशनलिज्म के आइडियाज, जिसकी शुरुआत फ्रांस से हुई थी, वो आइडियाज को कैरी करती है। केवल इस आइडियाज को कैरी नहीं किया गया, नेपोलियन जिन एरियाज पे कब्जा कर लेता है, वहां पे एक यूनिफॉर्म लॉ,
कुछ लॉज को इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया, जिसे नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से जाना जाता है। आपको यहां पे डेट लिखना आवश्यक है, ईयर लिखना आवश्यक है, सिविल कोड ऑफ 1804। क्यों? क्योंकि सिविल कोड केवल एक बार नहीं आए, कई बार आए। हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? ईयर के माध्यम से। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे नेपोलियनिक कोड कहा जाता है, वो नेपोलियन ने यूरोप के अलग अलग देशों में इंप्लीमेंट किया। ध्यान देने वाली बात क्या है, नेपोलियनिक कोड में जो बदलाव लाए जा रहे थे नेपोलियनिक कोड के द्वारा, वो बदलाव फ्रांस में पहले से आ चुके थे। उन बदलावों को दूसरे देशों में इंप्लीमेंट किया जा रहा था, और नेपोलियनिक कोड आगे आने वाले, भविष्य में आने वाले सिविल कोड का मॉडल बन गया। ठीक है, और यह माना जाता है कि आज भी जो यूरोप में सिविल कोड अप्लाई है, उसका जो बेस है वो नेपोलियनिक कोड से आता है। तो नेपोलियनिक के जो नेपोलियन है, उनकी लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी है। ठीक है, क्या था नेपोलियनिक कोड? देखते हैं। सबसे पहला क्या था? प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार दिए जाते थे, किनको? कुलीन वर्ग को और पादरी वर्ग को, क्लर्गी को और नोबेलिटी को, उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का एक सीधा अर्थ क्या होगा? कई सारे हैं। एक सीधा आयाम यह है कि एक ही कानून सभी लोगों पे समान रूप से अप्लाई किया जाएगा। इस सिस्टम को ले आया गया। ठीक है, और राइट टू प्रॉपर्टी वर ग्रांटेड। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया, मतलब क्या हो गया? संपत्ति का अधिकार दिया गया। यह संपत्ति का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब डेस्पोटिक रूलर्स जो हुआ करते थे, वो संपत्ति का अधिकार नहीं देते थे। अगर आपके पास संपत्ति है तो राजा अपने इच्छानुसार आपके संपत्ति को सीज कर सकता था और उसे राजा की प्रॉपर्टी बना सकता था। लेकिन जब राइट टू प्रॉपर्टी आया, तो जो रूलर होगा या जो गवर्नमेंट होगा, वो इच्छानुसार आपके प्रॉपर्टी को सरकारी प्रॉपर्टी घोषित नहीं कर सकता है। यही होता है राइट टू प्रॉपर्टी। समझ में आया? तो राइट टू प्रॉपर्टी ग्रांट किया गया। ठीक है, इसके साथ साथ क्या किया जाता है? इन डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वर सिंप्लीफाइड। क्या था? जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, जैसे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्या है? पहले हम लोग नेशनल लेवल पे होते हैं, फिर स्टेट होता है। स्टेट में क्या होता है? कमिश्नरी होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, ब्लॉक होता है, पंचायत होता है। इस तरीके से काम किया जाता है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, यूरोप में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, उसको सिंप्लीफाई किया गया। ठीक है, जो फ्यूडल सिस्टम था, सामंतवादी व्यवस्था था, उसे समाप्त कर दिया गया। जो सर्व एंड मेनोरियल ड्यूज, मेनोरियल मतलब जो लोकल जमींदार को जो टैक्स देना पड़ता था, और सर्वडम मतलब फ्री में जो उनके जमीन पे काम करना पड़ता था, जिसे बेगार, इंडिया में इसका एक फॉर्म बेगार था। ठीक है, तो इस टाइप के सिस्टम को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया, और पेसेंट्स को, किसानों को मेनोरियल ड्यूज से मुक्ति मिल गई। टाउन्स में क्या होता है? शहरों में गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, गिल्ड्स क्या होता है? बेसिकली एक समूह होता है, संगठन होता है। किसका? जो कॉमन आर्टिशंस होते हैं, आर्टिशंस, वो लोग मिलके एक गिल्ड बनाते थे। फॉर एग्जांपल, एक पॉटर का गिल्ड हो जाएगा। पॉटर के गिल्ड क्या करेंगे? जितने पॉटर्स होंगे वो मिलके अपना एक संगठन बनाए, वो हो जाएगा गिल्ड। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई गोल्ड स्मिथ है, वो अपना एक गिल्ड बना सकता है, उनका गिल्ड हो सकता है। ठीक है, ब्लैक स्मिथ का गोल्ड हो सकता है, लोहार का, सोनार का। समझ में आया? तो पहले गिल्ड कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लोगों पे लगाया करता था। फॉर एग्जांपल, कौन कितने क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, किस प्राइस में बेचेगा, किसको एंट्री मिलेगी, किसको काम सिखाया जाएगा, ये सारी चीजों को गिल्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। ये सारे कंट्रोल सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस जो थे उन्हें हटा दिया गया। तो और क्या कह रहा है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेर इंप्रूव। जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था और कम्युनिकेशन के सिस्टम्स थे, उनको इंप्रूव किया गया। इनको इंप्रूव करना ही था। क्यों इंप्रूव करना था? नेपोलियन की आर्मी मार्च कर रही थी। कोई भी आर्मी अच्छे से तभी काम कर सकती है जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो, है कि नहीं? कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा तभी आर्मी, एक पार्ट ऑफ आर्मी दूसरे पार्ट को या दूसरे ग्रुप को, दूसरे कोर को क्या कर सकती है? मैसेज आसानी से भेज सकती है कि नहीं? ट्रांसपोर्टेशन जब भी आर्मी मूव करती है, अकेले मूव नहीं करती है। आर्टिलरी यानी कि तोपों को मूव करना होता था, रसद, खाने पानी को मूव करना है कि नहीं? जो ऑफिसर्स चल रहे हैं, उनके कई सारे जरूरतें होती है, उनको पूरा करने के लिए हथियारों को लेके जाना है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो ये सारे स्टेप्स उठाए गए थे। ठीक है, तो नेपोलियन ने ये सारे के सारे स्टेप्स उठाए, जिससे कि क्या हो? जिससे कि एक बदलाव की शुरुआत यूरोप में हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? लोकल लोगों का रिएक्शन क्या था? फ्रांस के जो राजा थे, फ्रांस
फ्रेंच आर्मी जो थी वो जो अपने साथ नेशनलिज्म की आइडिया लेके आ रही है, नेपोलियन, फ्रांस का राजा नेपोलियन जो अब आ रहा है, तो उसके प्रति लोगों का क्या रिएक्शन था, लोगों ने किस तरीके से रिएक्ट किया, हम क्या देखते हैं शुरुआत में कई जगहों पे, हॉलैंड, हॉलैंड यानी कि क्या हो गया आज का नीदरलैंड्स, ठीक है, हॉलैंड में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, उसी तरीके से सिटीज का नाम देके रखा है जैसे ब्रुसेल्स, मिलान, वार्सो, इन सब जगहों पे हम क्या देखते हैं, फ्रेंच आर्मी को शुरुआत में सपोर्ट किया जाता है, यह माना गया कि ये लिबर्टी का जो आइडिया है ये अपने साथ लेके आते हैं। लेकिन ये जो शुरुआत में लोगों के अंदर जो उत्साह था, ये बहुत ही जल्दी किस चीज में बदल जाती है, ये एक वैर भाव में बदल जाती है। लोग जो थे, जो शुरुआत में सपोर्ट करते हैं, वो बहुत ही जल्दी अपोज करने लगे। कारण क्या था उनके अपोजिशन का, उनके अपोजिशन के 3 मेन कारण थे। क्या क्या कारण है, सबसे पहला कारण यह है, द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। जब नेपोलियन आए, उन्होंने सिविल कोड के मदद से, हमने देखा था किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई किया था, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तो कई सारे किए, लेकिन जो पॉलिटिकल फ्रीडम मिलना चाहिए था, जैसे राइट्स की बात की जा रही थी, ठीक है, पार्लियामेंट की बात की जा रही थी, नेशनल असेंबली की बात की जा रही थी, ये सब जो पॉलिटिकल अधिकार थे ये बिल्कुल भी नहीं मिले, ठीक है, पॉलिटिकल अधिकार नहीं मिला, तो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से शुरुआत में उत्साह में तो आए, लेकिन पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं हुआ, तो फिर वहां पे जो उत्साह था वो मंद पड़ गया। दूसरा क्या हो रहा है, फ्रांस की आर्मी लगातार युद्ध कर रही है, युद्ध फ्री में होता नहीं है, पैसे खर्च होते हैं, और कोई भी सरकार पैसे टैक्स से कमाती है, ठीक है, तो टैक्स जो था वो इंक्रीज कर दिया गया। और तीसरा कारण क्या बता रहा है कि कई सारे लोगों को, युद्ध होता है, युद्ध में जवान मरते हैं, सैनिक मरते हैं, ठीक है, तो फ्रेंच आर्मी के कई सारे सैनिक मर रहे थे और उनको रिप्लेस कैसे किया जा रहा था, जबरदस्ती कई लोगों को आर्मी में भर्ती किया जा रहा था। जो लोग आर्मी में भर्ती नहीं होना चाहते थे, रिक्रूट नहीं होना चाहते थे, उन्हें भी जबरदस्ती किया जा रहा था, और ये लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो फोर्सिबल कॉन्स्क्रिप्शन जो होता है, इससे भी क्या हो गया, इससे भी लोग नाराज हो गए। तो ये 3 कारण होता है। क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट वर द रीजन फॉर एंटागोनिज्म अगेंस्ट नेपोलियन, ये 3 कारण है, ठीक है, ये आप दे सकते हैं। समझ में आ गया। तो यहां पे जो आपका इस चैप्टर का फर्स्ट यूनिट है वो क्या होता है, समाप्त होता है। आगे हम लोग दूसरे यूनिट करेंगे। थैंक यू।